दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे थे। अगर वो वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को पॉज करके पहले वो वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। दोस्तों, भारत में जब भी विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तब वो हमेशा हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण करना नहीं भूलते थे। इससे उनको दो फायदा होता था। पहला तो उनको करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और पैसे मिल जाते थे, और दूसरा वो एक मैसेज सेंड करते थे कि देखो तुम्हारा भगवान कितना लाचार है, और हम उनके मंदिर तोड़ दिए और वो कुछ कर भी नहीं पाया। पर उन्हें कौन समझाए कि भगवान मूर्तियों में नहीं बसते। मूर्ति एक माध्यम है भगवान से जुड़ने का। जब एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाया जाता है सटीक मंत्र उच्चारण के साथ, तब ये एक विग्रह बन जाते हैं, और इस विग्रह के माध्यम से हम कंसंट्रेशन के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर भगवान सचमुच है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। मेरा सवाल ये है कि हमारे बॉडी में वो क्या चीज़ है जो एक जिंदा आदमी और एक मुर्दा आदमी को अलग बनाता है। आप बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, मुर्दा आदमी का हार्ट बंद हो चुका है, ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है, जिस कारण से टिश्यू डैमेज हो चुका है और ऑर्गन फेलियर के कारण उसका मौत हो चुका है। तो क्या हम अगर उसके अंदर आर्टिफिशियली ब्लड को पंप कर दें, क्या वो मुर्दा आदमी जीवित हो जाएगा? ऐसा हमारे पास डिवाइस है। मैं खुद फार्मा बैकग्राउंड से हूं, और VAD नाम का एक डिवाइस आता है जिसके माध्यम से हम आर्टिफिशियली ब्लड को बॉडी में पंप कर सकते हैं। क्या वो मुर्दा आदमी जिंदा हो जाएगा? इसका उत्तर है नहीं। कुछ लोग आज डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, गॉड पार्टिकल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ तो है पर हमें उसे प्रूव नहीं कर सकते। खैर, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अब लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। जब भी बॉलीवुड में अकबर को दिखाया जाता है तब कुछ इस प्रकार का दिखाया जाता है, पर सचमुच में वो क्या था? चलिए इस वीडियो देखिए। एक UPSC एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर, अकबर महान थे। कैसे? बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महान कैसे हो? महानता थोप तो नहीं दी गई है। ख़ास तौर पे इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ, और जो हमलावर रहे हैं उनको ज़्यादा दिखाओ। ऐसे लेकिन जो अकबर के इस पक्ष को आप जानती हैं कि नहीं? सर, जानते हैं थोड़ा। तो फिर ये महान कहाँ से हो गया? मतलब वही इतिहास पढ़ा है जो NCERT लिखा रही है। अभी हाल ही में एक रिट दायर हुई जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी, लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है तो NCERT नहीं बता पाई। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद एक प्रायोजित इतिहास लिखा गया है, जिसमें से खास तौर पर मुस्लिम शासकों को उभारा गया है। पूर्व मध्यकाल छोटा कर दिया गया है और मध्यकाल को बढ़ाया गया है जानबूझकर, और पूर्व मध्यकाल को अंधकार युग भी कहने की कोशिश की गई है कई बार। कहाँ तक उचित है सर? क्योंकि इतिहास लेखन में ये तो कहा जाता है कि जो इतिहास लिखने की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। मतलब जो अब तक इतिहास लिखा गया है, अब नए तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल। जो रिसर्च हो रही है, जो भी पुरातात्विक या जो भी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, उसको फिर मतलब फिर से करके उसके बाद मतलब इतिहास में परिवर्तन होना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि समय समय पर चीज़ें नई नई पता चलती रहती हैं, तो उसके बेसिस पर। वेरी गुड। अच्छा, चलिए आप। जो अकबर खुद कभी युद्ध के मैदान में नहीं उतरा ताकि महाराणा प्रताप के हत्थे न चढ़ जाए, इसी तरह का एक डरपोक को हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम जबरन हमारे दिमाग में आज एक हीरो घुसाने की कोशिश कर रहा है। बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ मुगल इतिहास ही रटाया गया। अगर किसी सभ्यता को गिराना हो तो उसके जड़ों पर वार करना चाहिए, और वो जड़ है हमारे आस्था, धार्मिक विश्वास एवं हमारा इतिहास। जब बाहरी घुसपैठिए भारत में घुसे तब वे सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए
जो ज्ञान का वो केंद्र स्थल था जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, जिसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक चला। ना जाने कई हजारों सालों से समेटा हुआ ज्ञान एक झटके में खत्म हो गया। दोस्तों, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा, स्नायु चिकित्सा से लेकर ब्रेन के सर्जरी तक किया जाता था। ये से भी इंसानी शरीर के कंकाल मिले हैं जो 1000 साल पुराना बताया जाता है, और उस कंकाल का जब अध्ययन किया गया तब पता चला कि उनका ब्रेन सर्जरी हुआ था और उनके स्कल पे जो होल हुआ था वो भी भर चुका था। इसका मतलब ये है कि ब्रेन सर्जरी के बाद भी वो आदमी जिंदा था और ठीक भी हो गया था। आज हम एलोपैथी के जरिए ब्रेन सर्जरी तो कर सकते हैं, पर किस कीमत पर? बहुत से हानिकारक दवाई का सेवन के साथ। चलो, इंसान की बात तो चल जाएगा, पर नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से वेटनरी साइंस को जो नुकसान हुआ वो पूछिए मत। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पहले के दौर में एक सेना में हजारों हाथी घोड़ा हुआ करते थे। बड़े बड़े गौशाला में हजारों गौ संपादकों को पाला जाता था। मैंने 1-2 साल पहले एक किताब में पढ़ रहा था कि उस समय जो पशु चिकित्सक थे वो हथनी के फुटप्रिंट से ये पता लगा लेते थे कि ये हथनी गर्भवती है या नहीं। वो हथनी किस पैर पे ज़्यादा दबाव देकर चल रही है, इस बात से वो पता लगा लेते थे कि ये हथनी एक नर बच्चा पैदा करेगा या फिर एक मादा। मतलब नॉलेज देख रहे हो। पर आज के अगर बात करें, हम आज के जो भेड़ होते हैं हमारे गांव में, अगर किसी गाय का पैर कट जाते हैं तो ज़्यादातर मामले में वो उसकी जान बचाने में नाकामयाब होते हैं, और ये एक कड़वा सच है। आपने देखा होगा कि हर एक त्योहार से पहले आपके दिमाग में आपके त्योहारों के प्रति कितना ज़्यादा नेगेटिविटी भरा जाता है। इसमें प्रमुख भूमिका लेता है बॉलीवुड। प्रियंका चोपड़ा को सिर्फ दिवाली के समय में ही आस्थमा आती है, पर खुद के शादी में रात भर पटाखा फोड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो अस्पताल वहीं बनाना है जहां मंदिर बन रहा हो। भले ही करोड़ों एकड़ की जमीन में अवैध निर्माण चल रहा हो, वो हमें चलेगा। हमें वो 30 ml दूध के पैसे ही गरीब में बांटना है जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए लाए गए हैं, पर बाकी करोड़ों रुपए सरकार टैक्स के नाम पर मंदिर से लूट रहे हो, वो हमें चलेगा। पानी बचाने का ज्ञान तब बांटा जाता है जब होली आती है, पर रेन डांस के नाम पर करोड़ों लीटर पानी बहा दिया जाता है, वो हमें चलेगा। बॉलीवुड रामलीला के जगह रावण लीला फिल्म बनाता है। पीके जैसे फिल्म जिसमें हिंदुओं के आस्था पर भर भर के कुठारघात किया गया हो, वो फिल्म इंडिया में करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। शर्म आना चाहिए। चाहे मुगल हो या फिर अंग्रेज, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पर कुठारघात किए ताकि हमारे अंदर से हमारे आस्था को वो लोग मार सकें। आप में से कितने लोग तिलक लगाते हैं, दाढ़ी मूछ रखते हैं? अरे तिलक लगाओ, दाढ़ी मूछ रखो, कड़ा पहनो। शेर के बच्चे हो तो शेर के जैसे जियो, वरना जी तो कुत्ते भी रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या वाकई इतना खतरनाक है? इसका उत्तर है जी बिल्कुल। अगर ये खतरनाक नहीं होता तो भारत सरकार भर भर के फेक न्यूज़ फैलाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल एवं टीवी चैनल को इंडिया में बैन नहीं करते। दरअसल इंफॉर्मेशन वॉर में हम चाइना से बहुत पीछे हैं, इवन हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। चाइना लिटरली बहुत से बोर्ड बिछा रखे हैं जो लाखों की तादाद में फेक सोशल मीडिया अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं। चाइना जो प्रोपागेंडा करता है उसको वो लोग पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। साल था 1965, भारत पाक की जंग चल रहा था। उस समय भारत के पास था लगभग 50 साल पुराना सेंचुरियन टैंक जो ब्रिटिश मेड था, जबकि पाकिस्तान के पास था उस समय के सबसे बेहतरीन सेंचुरियन टैंक जो अमेरिकन मेड था। अब बात ये उड़ गया कि सेंचुरियन टैंक पैटर्न टैंक के आगे खिलौने के बराबर है। उस समय उसको रोक पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय बात ये भी उठने लगा, अगर पैटर्न टैंक लाहौर से निकल पड़ा तो सीधा दिल्ली में ही रुकेगा। ये भी एक इंफॉर्मेशन वॉर था ताकि पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल बढ़ता रहे और इंडियन सोल्जर डिमोरलाइज हो जाएं। ये सब बोलकर पाकिस्तानी सैनिकों को
बिठा दिया गया चने की झाड़ में। वो राजस्थान के बड़द से घुसकर सीधा दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। ये सच था, आमने सामने की लड़ाई में पैटन टैंक को मात देना असंभव था। पर क्या हो अगर हम पैटन टैंक के ऊपर दो साइड से हमला करें। इंडियन टैंक सी फॉर्मेशन में पाकिस्तानी टैंकों को घेर लिए। फिर जो हुआ उसे बोलते हैं बैटल ऑफ असल उत्तर। कभी गूगल में सर्च कर लेना दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था ये, जो प्रथम विश्व युद्ध एवं सेकेंड विश्व युद्ध के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्ध था। मजे की बात क्या है पता है, पाकिस्तानी कमांडरों के बीच ये होड़ लगा था कि कौन पहले दिल्ली पहुंचेगा। पर रास्ते में जब भारतीय फौज उनको धो दिए तब सबसे पहले वही लोग ही मारे गए। पीछे वाले तो टैंक छोड़कर भाग गए। जिस टैंक को आज भारतीय सेना अपने म्यूजियम में ट्रॉफी के जैसे सजाकर रखे हैं, और वो भी उल्टे पाकिस्तानी झंडे के साथ। दोस्तों सुनाने को तो बहुत से किस्से हैं, पर वीडियो लंबा हो जा रहा है। खैर चलो सुना ही देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी मित्र मुल्क के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा था, तब मित्र मुल्कों ने एक बेहतरीन दांव चला। उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे से बात की कि ब्रिटेन के आर्मी जर्मनी की उत्तर में हमला करने वाले हैं। ये खबर जब हिटलर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपने सेना के एक बड़ा जखीरा नॉर्दर्न जर्मनी की तरफ रवाना कर दिया। मित्र मुल्कों ने वहां फेक टैंक, फेक आर्टिलरी और फेक सैनिकों का पुतला रख दिए थे। हुआ ये कि वहां जब जर्मनी की सेना पहुंचा तब वे सब हक्के बक्के रह गए, और इसी का फायदा लेते हुए बाकी मित्र मुल्कों ने जर्मनी के ऊपर दक्षिण से हमला कर दिया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ये था एक इंफॉर्मेशन वॉर। दोस्तों इसी तरह के बहुत से किस्से हैं। हर एक किस्से को एक वीडियो के अंदर समेट पाना मुश्किल है। इसीलिए अगर फ्यूचर में कभी समय बना तो इसके ऊपर और एक पार्ट हम बनाएंगे। खैर अगला वीडियो आने वाला है KGF पर। उस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ये दो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। खैर चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अनसंग वॉरियर सीरीज और एक सत्यसंधान सीरीज के 2 वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।